हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट साइंस का सेकंड चैप्टर। ठीक है, इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। चैप्टर जो फर्स्ट में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके थे, तो उसी के चलते आज हम सेकंड चैप्टर का देखेंगे। इसमें जितने प्रीवियस क्वेश्चन आपके आ चुके हैं एग्जाम में, वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप चैप्टर फर्स्ट के भी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। और बाकी आप लोगों को पूरा 16 चैप्टर तक सारे चैप्टर वाइज वीडियोस मिलती रहेंगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देर न करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको चैप्टर नंबर सेकंड। ठीक है, और आई होप बच्चों आपको कंप्यूटर स्क्रीन शो हो रही होगी, तो इसको कर लेते हैं हम फुल स्क्रीन में। और सबसे पहले इसको मैं ले चलता हूँ होम पेज पर, ठीक है, ताकि आपको पहले चैप्टर का नाम और उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज समझ लेंगे। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप दिखेंगे, और उसके बाद अति लघु फिर दीर्घ सारे प्रश्न उत्तर आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं। चैप्टर दूसरा है जिसका नाम क्या है बच्चों, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो महत्वपूर्ण तथ्य हम पहले पढ़ेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य में ही आपके लगभग 30% सिलेबस आपका पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके यहीं से बनने वाले हैं। क्लियर है? तो चलते हैं सीधा, देखो सबसे पहले वाले पॉइंट्स पर, विद्युत अपघट्य पदार्थ। तो पहले क्वेश्चन आपका आ जाता है कि विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या होते हैं। पहले हम इसको समझ लेते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ को। ठीक है, जैसा आपने क्या देखा, विद्युत अपघट्य पदार्थ बताना है। तो क्या होता है बच्चों विद्युत अपघट्य पदार्थ? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित की जा सकती है। यानी कोई भी पदार्थ है जिसका जलीय विलयन बना हुआ है, अगर हम उसमें विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं, तो उसे उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्य बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, इलेक्ट्रोडाइट्स जिसे कहते हैं। क्लियर हो गया, विद्युत अपघट्य पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जिसके विद्युत क्या है, जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, विद्युत अपघट्य कहलाता है। क्लियर हो गया? सेकंड है आपका आयन। तो आपने कई बार सुना होगा धनायन ऋणायन, और तो ये सब क्या होते हैं? तो विद्युतीय आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को, ठीक है, विद्युत आवेशीय, यानी ऐसा कोई पदार्थ है जिसमें क्या है, विद्युतीय आवेश है। ठीक है, और इनके समूह को हम क्या, परमाणु के समूह को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। क्लियर हो गया? थर्ड है आयनन की मात्रा। तो क्या है इसका आंसर, किसी विद्युत अपघट्य के अणुओं का वह भाग जो आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है, आयन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहलाता है। ठीक है, इसको आप सिंपल फॉर्मूले से भी याद कर सकते हो। क्या होता है, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या बट्टे अणुओं की कुल संख्या। मान लो अगर आप ये डेफिनेशन नहीं लिखते हैं, सिंपल आपको ये फॉर्मूला याद है, इस फॉर्मूले को अगर सिर्फ आप याद रखते तो यहीं से आपकी क्या बन जाती है, डेफिनेशन बन जाती है। ठीक है, अगला चलते हैं नेक्स्ट, अम्ल। तो अम्ल आप सभी को पता होगा, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो अम्ल के बारे में मैं ज्यादा आपको क्या यहाँ पे नॉलेज दूं, मेरे से ज्यादा आप लोगों को नॉलेज ऑलरेडी है। तो अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन यानी H+ देते हैं। सिंपल आपने क्या देना है, ये धनायन देते हैं, और कैसा धनायन, H+ देते हैं। ठीक है, धनायन देते हैं, बस आपको इतना याद रखना है कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्लियर है? उसके बाद आ जाता है भस्म। ठीक है, भस्म हो गया। ठीक है, ये क्या होते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन के ऋणायन OH देते हैं। उसमें H+ हो गया, इसमें OH- हो गया। सिर्फ आपने इतना याद रखना है पहले वाले में, यानी अम्ल क्या हो गया, H+ देते हैं, और भस्म आपका क्या हो गया, OH- देते हैं। ठीक है, तो बाद चलते हैं अ, भस्म को आप क्या बोल सकते हैं, लवण भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक अवधारणा के अनुसार अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं। और अभी अगर लेटेस्ट बात करें अम्ल अम्ल की जो डेफिनेशन है, उसमें क्या कहा है कि ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सके, यानी जो भी प्रोटॉन दान करेगा वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तथा भस्म वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं। ठीक है, तो क्षार क्या हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थों से प्रोटॉन ले सकते हैं। प्रोटॉन देने वाला क्या होगा, अम्ल, और प्रोटॉन लेने वाला क्या होता है, भस्म यानी क्षार होते हैं। ठीक है, अगला है लवण। लवण क्या है, जिस यौगिक के रासायनिक संगठन में क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार के मूलक होते हैं, यानी जो क्षार की तरह व्यवहार भी करता है और अम्ल की तरह भी व्यवहार करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं। क्लियर हो गए? यानी अम्ल, क्षार, लवण और भस्म। देखो क्षार और भस्म एक ही बात है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अम्ल, क्षार, लवण आपको क्लियर हो गया, विद्युत अपघट्य क्लियर हो गया, फिर आयन क्लियर हो गया, और उसके ऊपर हमने और पढ़ा आपने आयन की मात्रा। तो इतने टॉपिक आपके क्लियर हो गए। अगले देख लेते हैं, आधुनिक अवधारणा हो गया। उसके बाद मनुष्य का शरीर। ठीक है, पीएच मान, मनुष्य के शरीर का पीएच मान कभी कभी 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या होता है, मनुष्य का शरीर 7.0 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। यानी जो मनुष्य का शरीर है 7 टू लेकर के 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है।
अगला है फिर मनुष्य के मुंह का पीएच मान कितना होता है, 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यानी दांत जो आप कहते हैं दांतों में कीड़ा लगना, ये सब कहाँ से स्टार्ट होता है, जब आपके मुंह का पीएच मान कितना हो जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। फिर उदासीन विलेन आपने देखा होगा, अम्ल आपको पता चल गया, ठीक है, क्षार आपको पता चल गया, बट उसके बाद आ जाता है बीच में, यानी अम्ल और क्षार के बीच की व्यवस्था कौन सी हो, तो उसको आप क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार के बीच की व्यवस्था को आप क्या बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। और इनका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है बच्चों, पीएच मान होता है 7, किसका, उदासीन विलयन का। अगर आपको इतना क्लियर हो गया, और यहाँ पे एक मैं आपको पहले और एक बेसिक चीज बता दूं कि पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल अगर आप समझ गए तो इससे संबंधित जितने क्वेश्चन होंगे वो आप क्लियर कर लेंगे। तो देखो, 0 से लेकर के 14 तक, या फिर 0 को आप छोड़ दो, 1 से लेकर के 14 तक आपकी सिंपल गिनती लिखी होती है, 1 2 3 4 इस तरह से लेकर के, ठीक है। तो 7 से नीचे, ठीक है, लेस देन 7, अगर x का मान क्या है, लेस देन 7 है, वो क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे। और x का मान क्या है, ग्रेटर देन 7 है, ठीक है, सॉरी, लेस देन के लिए आपका ये आ जाएगा लेस देन 7, और ग्रेटर देन के लिए क्या आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं आप, x का मान अगर 7 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल। और x का मान क्या है, 7 से बड़ा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, क्षार। और उसके बीच अगर क्लियर आपका 7 लिखा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। क्लियर हो गया, अम्ल, क्षार और उदासीन। और दांत अपक्षय कब होने लग जाते हैं, जब आपके मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है बच्चों, 7। और अम्ल का मान कितना होता है, अगर हम अम्लों की बात करें तो 7 से कम जितने भी हमारे पीएच वैल्यूज होती है वो सारी क्या होती है, अम्लीय होती है। और 7 से ज्यादा और 14 से कम, ठीक है, ये सारे हमारे कैसे होते हैं, लवण होते हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पर। तो इसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सिर्फ यहाँ पे मैं खाली क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर बताऊंगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH4OH। अगला है, किसी विलेन का पीएच स्केल क्या प्रदर्शित करता है, किसी विलेन का पीएच स्केल क्या प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रण को करता दिखाता है। अगला है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आपने रट लेना है, CaOCl2। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होगा, CaOCl2। अगला है, एक उदासीन विलेन के पीएच मान क्या होगा, अभी उदासीन हमने बात ही कर ली, कितनी होते हैं उदासीन विलेन के पीएच मान, 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय विलेन का पीएच मान क्या होता है। तो देखो, अभी मैंने आपको दिखा दिया था कि अम्लीय विलेन का पीएच मान आप कैसे दिखा सकते हैं, पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, पीएच लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है। तो अम्लीय विलेन का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा। क्लियर हो गया। चलते हैं अगले पेज पर। आई होप बच्चों आपके इतने टॉपिक क्या हो गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी इसमें से कोई टॉपिक जो आपको ना समझ में आया वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला है नेक्स्ट, यानी 6 नंबर में आप देख रहे हैं, और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaCO3, ठीक है, CaCO3 किसका, चूना पत्थर, ये आपने याद कर लेना है। इसका होता है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, एक बार रिपीट करना है आपने, CaCO3। अगला क्वेश्चन है, किसी विलेन की हाइड्रोजन आयन सांद्रण मापन हेतु प्रयुक्त स्केल को क्या कहते हैं। यानी कोई विलेन है जिसके हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हमने मापना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। अब यहाँ पे देखो, लिटमस के बारे में बता दूं, दो प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं, एक होता है लाल और एक होता है नीला, ठीक है। अब दोनों का काम क्या है, नीला किसको चेक करता है बच्चों, अम्ल को, ठीक है, नीला किसको चेक करता है, अम्ल को, और लाल किसको करता है चेक, क्षार को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब दोनों में अंतर क्या है, जब लाल लिटमस को हम क्या डालेंगे, अगर क्षारीय किसी कोई कोई चीज आपको विलेन दे रखा है तो लाल वाला क्या हो जाएगा बच्चों, नीले में बदल जाएगा। यानी लाल जब चल चेंज हो जाएगा किसमें, नीले में, तो इसका मतलब क्या है, जो दिया गया विलेन है वो कैसा है, क्षारीय है। और जब नीला, अब नीला आपका क्या, लिटमस पेपर डालते हैं किसी अम्ल में तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो उस समय क्या पता चलता है, दिया गया पदार्थ क्या है, आपका अम्लीय है। क्लियर हो गया। अगला देख लेते हैं इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, ठीक है। 9 में आपका दे रखा, अब जैसे यहाँ क्वेश्चन था, इसका आंसर हमने देखा नहीं। क्वेश्चन था, कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो पीएच मान यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए। अब मान लो आपको इसका आंसर नहीं पता है क्या होगा, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं वो देखो, 1 4 5 और फिर 10। तो आपको पता है पीएच स्केल में 7 नंबर पे क्या आता है, उदासीन आता है। आपको अगर इतना याद है तो सिंपली आप देखेंगे बाकी तीनों ऑप्शन क्या है, 7 से कम है, तो यानी तीनों क्या होंगे, ये तीनों अम्लीय हो जाएंगे। तो अपने आप जो आपका आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा चौथा नंबर, यानी ऑप्शन 10 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर शुद्ध जल का पीएच मान, अभी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, उदासीन होता है। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7, ठीक है, क्योंकि आपको वहां पर कोई टेस्ट महसूस नहीं होता है। जब भी हम पानी पीते हैं तो कोई टेस्ट महसूस नहीं होता। जब अगर उसमें अगर अलग से चीनी वगैरह कुछ डाल दे तब हम उसको महसूस करते हैं, उसका
जो स्वाद होता है वो बदल जाता है, बट जो ओरिजिनल होता है, ठीक है, नेचुरल तरीके से हमें पानी मिलता है, उसका जो पीएच मान होता है कितना होता है, 7 होता है। क्लियर है। अगला है, यहाँ पे देखो आपको डैश डैश करके जगह छोड़ रखी है, बोला ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जिंक। देखो यहाँ पे आ जाएगा, जो रिक्त स्थान है यहाँ पे भर देंगे आप जिंक, और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा जिंक ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्लियर है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, चाहे आपका उत्तराखंड बोर्ड है, चाहे यूपी बोर्ड है, इसके अलावा कोई भी स्टेट बोर्ड है। तो एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है लगभग 8 आपके उत्तराखंड बोर्ड में पूछे जाते हैं, और 20 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू पूछे जाएंगे यूपी बोर्ड में। ठीक है, अदर स्टेट में भी काफी हद तक एमसीक्यू क्वेश्चन इस बार रखे गए हैं आपके एग्जाम में, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने एमसीक्यू को भी बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों में, और देखो एमसीक्यू सारे क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी इसके अलावा जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे वो मैं आपको सिलेक्टेड ही बताऊंगा, ऐसा नहीं कि वहां भी मैं आपको सारा बताऊंगा, बट ये वाले जो क्वेश्चन है वो कुछ कहीं से भी उठा करके दे सकते हैं। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है? तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, NaCl, Na2SO4, NaHSO4 या फिर KCN। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा NaHSO4। ठीक है, NaHSO4 क्या हो जाएगा, अम्लीय लवण है। अगला है क्षारीय विलयन का पीएच मान। अब क्षारीय मैंने क्या कहा था, 7 से कम 7 से ज्यादा, तो अम्लीय क्षारीय बोला है तो ये क्या हो जाएगा, 7 से ज्यादा या 7 से अधिक। क्लियर है। अगला है 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो जस्ता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जस्ता। आपने याद रखना है कि जस्ता वह तत्व है जो अम्ल के साथ संयोग करके यानी उसके साथ मिल करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्लियर है। अगला देख लेते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14। ठीक है, 14 में आपसे क्या कहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? तो कॉपर है जो क्या होती है अम्ल से कौन सी धातु वो पूछिए, तो हमें क्या बताना है, कॉपर। तो कॉपर एक ऐसी धातु है जो अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदासीन घोल के लिए असत्य है? उदासीन घोल के लिए असत्य बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन भी दे रखे होंगे आपको, पहले हम ऑप्शन को समझ लेते हैं ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, हाइड्रोजन आयन H+ के सांद्रण, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सांद्रण का मूल्य 10⁻⁷ मोल पर लीटर है, और इसका जो आप चारों ऑप्शन पढ़ करके इसका जो राइट आंसर देखेंगे, पीएच का मान 0 है। ठीक है, पीएच का मान क्या हो जाएगा, 0। क्वेश्चन आपने वहां देख लिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों आप पढ़ पा रहे होंगे, क्या कहा है इसमें, H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, या फिर बोल रखा है एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा? तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, अब कंफ्यूज नहीं होना है। तो बोला है नीला लिटमस लाल कर देता है, पीएच मान क्या होगा? अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिटमस पेपर के बारे में बताया था कि नीला लिटमस जो है लाल में कर दे रहा है, लाल में बदल जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो पीएच मान होगा वो 7 से कम होगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 से कम। अब 7 से कम का मतलब क्या है कि जो दिया गया विलयन है वो कैसा है, अम्लीय प्रवृत्ति का है। क्लियर हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र आप यहाँ से याद कर लो, और आगे आप जब क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे भी आपको ये सूत्र देखने को मिलने वाला है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसको आप ऐसे ही याद कर लो, Na2CO3, उसके बाद 10 H2O का मतलब क्या है, पानी। और आप सिर्फ ये याद कर लो कि 10 बाल्टी पानी आपको इसमें डालनी है, किसमें, धावन सोडा। धावन सोडा का मतलब क्या हुआ, धोने वाला सोडा। अब धोना कहाँ, ज्यादातर हम कपड़े धोने में इस्तेमाल करते हैं ना। अब कपड़े धोने में हमें कितनी बाल्टी पानी चाहिए, 10 बाल्टी, और 10 कपड़े धोने के लिए हमें क्या चाहिए, अब पानी की आवश्यकता होती है, तो 10 बाल्टी यानी 10H2O। उससे आगे आपने याद कर लेना है Na2CO3। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें कहा है क्षार के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? तो सिंपल आपका क्या आंसर हो जाएगा, भूरा लाल। ठीक है, जब आप क्षार में हल्दी मिलाते हैं तो उसका जो रंग होता है वो कैसा हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान। कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5.2, यानी अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है, मान लो कई टाइम बाद 2-3 महीने बीत जाने के बाद जो बारिश होती है, देखो उसमें कैसा हो जाता है, अम्ल। अगर आप कभी उसको टेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि उसमें खट्टा खट्टापन आ जाता है। वो क्यों होता है, वो बारिश का जो पानी होता है काफी टाइम तक इकट्ठा होने के कारण उसमें क्या जाता है, थोड़ा सा अम्लीयता आ जाती है, तो उसका जो पीएच मान होता है वो 5.2 होता है, आपने याद रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? जब आप बेकिंग पाउडर को क्या करोगे, गर्म करोगे, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें बच्चों पूछा है, सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 21 नंबर, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा कितना, 2 आ जाएगा हाइड्रोजन, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या। अगला है,
एक विलयन का पीएच मान 3 है, यह विलयन कैसा होगा? पीएच मान 3 है तो सिंपली आपको पता है कि 7 से कम होने पर क्या आ जाता है? अम्लीय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अम्लीय। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और आई होप बच्चों इतने जो टिक मार्क आपने देखे हैं, कोशिश करिएगा कि इसको एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, रिपीट करने से क्या होगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, आपको बार बार इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगला देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 23। अभी एमसीक्यू 2 बचे हुए हैं तो इनको एक बार देख लेते हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड का याद कर लो, अम्लीय होता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, और ये कैसा होता है? अम्लीय होता है। एक अगला है 24 नंबर, एक तत्व M के कार्बोनेट का सूत्र MCO3 है। ये आप छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला वाला अब चलते हैं नेक्स्ट, जो आपके निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पे आप जो क्वेश्चन आप उसमें देख चुके हैं एमसीक्यू में, उसी से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्या आ जाएंगे? निश्चित उत्तरीय प्रश्न, यानी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन यहीं से आपके बन जाएंगे। वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम है तो वह क्या कहलाती है? सिंपल सा भी हमने पढ़ा, अम्लीय वर्षा हो जाएगी। अगला है एक्वा रेजिया किन दो अम्लों का ताजा मिश्रण है? तो एक्वा रेजिया बच्चों क्या होता है? HCl और HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का और हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? मिश्रण होता है। कौन? एक्वा रेजिया। क्लियर है? और एक्वा रेजिया से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक्वा रेजिया क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि एक्वा रेजिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का क्या है? ताजा बना मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब यहाँ पे सिर्फ आपको रासायनिक समीकरण देनी है? तो 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में। तो इसमें क्या है, जब हम विरंजक चूर्ण की HCl यानी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो बच्चों क्या यहाँ पे बनता है? देख रहे होंगे आप, CaCl2 आपका क्या हो गया? विरंजक चूर्ण, और HCl हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ से आपका क्या बन गया? CaCl2 बन गया। और यहाँ से देखो आपका हाइपोक्लोरस अम्ल क्या हो गया? आपका बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से आपका नवजात ऑक्सीजन भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये अपनी पूरी रिएक्शन आपने अच्छे से इसको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, CaSO4.12H2O यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? ठीक है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ये फॉर्मूला भी आप बिल्कुल रट्टा मार लो, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिलने वाला है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4.12H2O होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब्जियों के बने ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, फिर भी एक बार आप चलते चलते इसको आप नजर मार लीजिए। क्वेश्चन में है, सब्जियों से बने किसी सूप के नमूने का पीएच मान 6 पाया गया, इस सूप का स्वाद कैसा होगा? तो कैसा होगा? सिंपल सा है कि अगर पीएच मान 6 है तो स्वाद कैसा होगा? खट्टा होगा। 7 से नीचे आते क्या हो जाता है? स्वाद जो होता है अम्लीय होने लग जाता है। क्लियर? अगला है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र व दो उपयोग। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र Na, अभी हमने धावन सोडा के बारे में थोड़ी देर पहले बात करी थी। कितने बाल्टी पानी? 10 बाल्टी पानी। ठीक है, यानी 10H2O। और रासायनिक सूत्र हो गया आपका Na2CO3। और इसके दो उपयोग भी बताने हैं, तो यह है, कठोर जल को मृदु करने में इसका उपयोग किया जाता है, साबुन, कांच तथा कागज के उद्योग में इसका निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। सूत्र याद कर लो, दो उपयोग याद कर लो। ठीक है, ये 6 नंबर कंप्लीट हो गया। अब अगले देख लेते हैं। यहाँ पे है रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर मतलब जिसको आप फ्रिज बोलते हैं। इसमें फ्रिज में प्रयुक्त किए जाने वाली कृत्रिम संश्लेषित रसायन का नाम लिखना है। तो कौन सी गैस आपकी प्रयुक्त की जाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको आप CFC बोलते हैं। और ये CFC से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा 14-15 चैप्टर में, जहां पर ओजोन से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। क्लियर है? तो रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, उस पदार्थ का नाम और रासायनिक सूत्र लिखिए जिसका उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा कि कभी भी किसी की हड्डी टूट जाती है तो उसके हाथ में प्लास्टर हो जाता है। ठीक है, तो वो प्लास्टर पूरी तरह से इस तरह से मतलब चढ़ा देते हैं, और वो वाइट वाइट कलर का आप देखते हैं। तो बोला है उसका किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ठीक है, जिसके लिए जो डॉक्टर टूटी हड्डियों पर लगाते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। और अगला है फिर इसका सूत्र भी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाया, फिर से यहाँ पे एक बार रिपीट कर लो, CaSO4.12H2O। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिलेगा। अगला है, निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार बताना है। तो 5-6 यहाँ पे आपको नमूने दिए गए। तो प्रबल अम्ल जो हो जाएगा वो HCl हो गया। ठीक है, क्या है प्रबल? HCl। और प्रबल क्षार हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों का आप याद कर लो। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप यही आंसर लिख करके आएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दो व्यक्तियों ए और बी के आमाशयिक रस का पीएच मान 1 और 3 है। ठीक है, 1 और 3 है। और एक चीज उससे पहले आपको ये बता दूं, मान लिया ये पीएच स्केल है और यहाँ पे आपका लिखा 1 2 3 और उसके बाद 4 5 6 7। ठीक है, तो अब बताओ इसमें से सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा? तो देखो 7 से नीचे आपको पता है कि इधर क्या होता है, अम्लीय मान क्या होता है? बढ़ने लगता है।
ठीक है, अम्लीय मान बढ़ता है, यानी जैसे जैसे आप नीचे आओगे अम्ल जो होगा कोई भी चीज होगी वो खट्टी होती जाएगी। मान लो किसी का मान 6 है तो कम खट्टा होगा, और जैसे ही जिसका मान 3 होगा वो ज्यादा खट्टा होगा। जैसे जैसे नीचे आओगे इस तरफ आपका क्या होता है, खट्टापन बढ़ता है। तो क्वेश्चन में बोला है 1 और 3 है, तो किस व्यक्ति का आमाशय रस अधिक अम्लीय होगा? तो जिसका क्या है, पीएच मान कम होगा तो वो ज्यादा कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो जो व्यक्ति ए है, पहला वाला व्यक्ति है, उसका जो पीएच मान है वो क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फिर यहाँ पे देखो दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गए। बोला है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखो और प्लास्टर ऑफ पेरिस का। व्यंजक चूर्ण का क्या होता है, CaOCl2। लास्ट में मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछूंगा, वहां पे आपने बिल्कुल मुझे इसका आंसर बताना है, तो बिना चीटिंग किए बताना है, याद रखना। तो दोनों फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लो। तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा बच्चों, CaOCl2। और फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा, CaSO4। अभी यहाँ पे भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे भी दिख रहा है, और इससे ऊपर भी अभी एक क्वेश्चन देखा था। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका क्या होगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O। इसको अच्छे से याद कर लो, नहीं तो लास्ट में मैं डंडे से मारने वाला हूँ सबको। अगला क्वेश्चन है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, आप चैप्टर फर्स्ट में भी आपने ये देखा था, वहां पे मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। देखो बुझा हुआ चूना, ठीक है, यानी जो बाजार से चूना खरीदा फिर उसमें आपने पानी मिला दिया और उसके बाद जो बनता है उसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। ठीक है, तो वो पदार्थ बताना है जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। व्यंजक चूर्ण यहाँ पे आप देख रहे हैं CaOCl2। तो वो कौन है, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको आप बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और अगर आप इसका IUPAC नाम बोलेंगे तो इसका हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्लियर है? अब चलते हैं आपके दो दो नंबर वाले क्वेश्चन पर। और बीच में अगर रुक जाता हूँ तो थोड़ा आपको भी थोड़ा सा मेरे पे तरस आ जाना चाहिए कि सर कंटिन्यू बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा बीच बीच में 5 सेकंड का रेस्ट मुझे भी लेना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वीडियो को एडिट करूंगा, ये जैसे ही आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है सेम टू सेम वैसे ही अपलोड होती है। ठीक है, क्योंकि एडिट करने में बहुत टाइम निकल जाता है। अगर बीच में कहीं पे भी थोड़ी सी मिस्टेक होती है, अगर मैं उसको कट करता हूँ तो कम से कम 1.5-2 घंटे का टाइम लगता है उसको वापस सेट करने में। तो इसलिए जैसी भी रिकॉर्डिंग होती है मैं अपलोड कर देता हूँ। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया आपके दो दो नंबर वाले। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए देखो ये क्वेश्चन इसको आप नहीं देखना है, छोड़ दो, फालतू क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वही फिर क्वेश्चन आपका घूम फिर के आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने आपको बताया। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण देना है। अब ये क्वेश्चन आपका देखो 2011 में पूछा गया, 13 में पूछा गया, 2022 में पूछा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिंपल क्या होता है, जब भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया पानी के साथ कराते हैं तो वो एक जिप्सम बना देता है। ठीक है, जिप्सम। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपने थोड़ी देर पहले याद कर लिया। उसके अंदर आपने पानी मिला दिया 1.5 बाल्टी और, ठीक है, आधा बाल्टी पहले था और 1.5 बाल्टी और मिला दिया, तो यानी टोटल अगर एक एक आधी बाल्टी में अगर आप 1.5 बाल्टी और मिला दोगे, यानी 1 से 1/2, तो आपकी टोटल कितनी बाल्टी बन जाएगी, 2 बाल्टी बन जाएगी। यहाँ पे देखो CaSO4, यानी टोटल आप अगर आप फॉर्मूले को देखेंगे तो यहाँ पे CaSO4, तो यहाँ पे दोनों जगह सेम रहा, देखो CaSO4 और यहाँ पे भी CaSO4। बाकी जो पानी है जब आपने 1.5 बाल्टी डाली तो टोटल कितनी बाल्टी बन गई, 2 बाल्टी बन गई, तो ये हो जाएगा 2H2O। तो क्या बन जाएगा आपका, जिप्सम बन जाएगा। क्लियर है, याद हो गया होगा, इसको कर लिया होगा आपने भी। उसके बाद अगला देखते हैं, ताजे दूध के बने ताजे दूध के पीएच सॉरी ताजे दूध का जो पीएच मान होता है 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा, अपना उत्तर समझाइए। तो बोला है दूध के दही में परिवर्तित होने पर दूध का पीएच मान परिवर्तित होगा तथा यह 6 से कम हो जाएगा। इसका कारण यह है कि दूध की तुलना में दही अधिक अम्लीय होता है। सिंपल सा आपने लिखना है कि दूध की अपेक्षा दही ज्यादा अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 6 से कम हो जाएगा, बस ये परिवर्तन आ जाएगा उसमें। क्लियर है, तो उसको आपने क्या ज्यादा याद करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैं आपको ये बता देता हूँ। 2012 में आया, 15 में आया, 19 में आया, 22 में आया। तो क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो भाई क्या, सिंपल सा, अम्ल और क्षार के बीच जब भी अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण तथा जल प्राप्त होता है। क्वेश्चन ध्यान से सुना, उदासीनीकरण। तो जब भी हम अम्ल और क्षार, ठीक है, दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, लवण और जल प्राप्त होगा। इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको आप समझने के लिए देखो, अम्ल प्लस क्षार देख रहे हैं तो हमें क्या मिल गया, लवण और जल देता है। तो एग्जाम्पल अगर आप इसको आपसे मान बाई चांस आपसे एग्जाम्पल पूछते हैं एग्जाम में भी, तो क्या देंगे एग्जाम्पल, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दो तीन आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्या हो गया, क्षार। ठीक है, HCl हो गया आपका अम्ल। ठीक है, देखो क्षार और अम्ल को आगे पीछे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हमने क्षार और अम्ल की अभिक्रिया कराई तो हमें क्या मिल गया, NaCl मिल गया, जो कि एक लवण है, और H2O मिल गया।
तो दोनों एग्जाम्पल है, दोनों में से आप दोनों को याद कर लीजिए, छोड़ना किसी को नहीं है। अगला फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग बताने हैं। धोने का सोडा कौन सा, जो ये कपड़े वगैरह धोने में आपका इस्तेमाल किया जाता है, और बेकिंग सोडा कौन सा जो खाने वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दो दो उपयोग बताने हैं। देखो, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है धोने के सोडे का, फिर जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर करने में। ठीक है, और बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग पाउडर बनाने में और पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में। तो आप खाने में भी इसका लिख सकते हो कि खाने की वस्तु को भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला देखो आ गया, निम्न के रासायनिक सूत्र में एक एक उपयोग लिखना है। उपयोग दो दो आपने यहाँ देख लिए, और फिर नीचे आपका वही क्वेश्चन पूछा गया रिपीट। तो धोने का सोडा का जो सूत्र होता है, बेकिंग सोडा का जो सूत्र होता है, आप यहाँ पर अच्छे से इसको दोनों को देख लो, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं बच्चे दोनों को धोने के फॉर्मूले याद करने में। तो धोने का सोडा क्या होता है, अभी 10 बाल्टी की बात हमने करी थी ऊपर। तो Na2CO3, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे Na2CO3.10H2O। तो अब यहाँ पे दूसरा जो फॉर्मूला है बेकिंग सोडा का, NaHCO3, और यहाँ पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ उनके उपयोग की, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम उनके उपयोग के बारे में बात कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा क्या होती है। अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर ही रहे थे कि अम्ल वर्षा क्या होती है। यहाँ पे लिखा है, जब वर्षा जल का पीएच मान 7 से कम होता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। अब सिंपल सा है, कोई इसमें ज्यादा कंफ्यूजन वाला है नहीं। थोड़ी देर पहले हमने बात ही कर ली थी कि अगर मान लो कंटिन्यू 2-3 महीने बारिश नहीं होती, तो उसके बाद जो भी पहली बारिश होती है उसमें अम्लीयता आ जाती है, तो वही हमारी बारिश क्या कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। और इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। और नीचे एक लाइन और लिखी है, इसको पढ़ लेते हैं। अम्ल वर्षा का जल नदियों में बह जाने पर यह नदियों के जल का पीएच मान कम कर देती है, इससे नदियों के जलचरों का जीवन कष्टमय हो जाता है। ठीक है, तो जो अम्लीय वर्षा होती है वो समुद्री जीवों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी बन जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, गंधीय सूचक क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत टाइम से ये पूछा भी नहीं गया, तो इस साल पूरा पूरा चांस है कि ये आपके एग्जाम में आएगा। तो अम्लीय सूचक क्या है, वे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। यानी कोई भी पदार्थ लिया आपने जिसकी गंध क्या होगी, अम्लीय, और अम्लीय या तो अम्लीय में या फिर क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाएगी, वो क्या होगी, गंधीय सूचक कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका प्याज और वेनिला। तो वेनिला आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर जाकर के कि वेनिला दिखने में कैसा होता है। अगला चलते हैं, पीएच को परिभाषित कीजिए। सिंपल सा है, पीएच को परिभाषित करना है क्या है, विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच कहते हैं। तो समझ में नहीं आया, सिंपल आपने बस ये फॉर्मूला याद कर लेना, और ज्यादा इसमें सिर नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जिसका पीएच मान 5 से कम होता है वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। फिर सफेदी करने पर किस पदार्थ के कारण दीवारों पर चमक आ जाती है। तो ये अभी हमने पिछले फर्स्ट चैप्टर में भी इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से इस टॉपिक को देखा था। जिन्होंने बच्चों ने वो नहीं देखी वीडियो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से जाकर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसके कारण दीवारों पर चमक आ जाती है। अगला है, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर 1 नंबर का याद कर लेना, टिक मार्क में भी आ सकता है। अपच के उपचार हेतु प्रयुक्त औषधियां क्या कहलाती है। तो इसको हम प्रति अम्ल बोलते हैं। ठीक है, एंट एसिड। ठीक है, एंट एसिड हो जाएगा, प्रति अम्ल जिसको बोलते हैं। क्लियर है। अब चलते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पर। अगला है क्वेश्चन, एक्वारेजिया निर्माण में किन अम्लों का प्रयोग होता है। तो आपने पीछे पढ़ लिया था किस किस का होता है। एक तो हो गया आपका HCl, और दूसरा हो गया आपका HNO3। ठीक है, HNO3 दोनों आपके हो गए। कौन कौन से, HCl और HNO3 का इस्तेमाल होता है किसको बनाने में, एक्वारेजिया बनाने में। और इनका अनुपात कितना होता है, 3:1 होता है। आप यहाँ पर इसको देख पा रहे होंगे। ठीक है, कितना अनुपात, 3:1। और एक्वारेजिया क्या होता है, एक्वारेजिया की प्रकृति जो होती है अत्यंत संक्षारक होती है। यह सोना, प्लेटिनम आदि उत्कृष्ट धातु को घोलने में सक्षम होता है। एक्वारेजिया का उपयोग कहाँ किया जाता है, सोना और जो भी आपकी धातुएं होती हैं, ठीक है, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनको क्या होती है, घोलने का काम करती है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आई होप बच्चों जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे अच्छे से समझ गए होंगे। अगला है, जैसे ये क्वेश्चन देखो बार बार रिपीट हो रहा है यहाँ पे, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम तथा सूत्र लिखना है। अब बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्लियर है। बेकिंग सोडा का जो नाम है, बेकिंग सोडा हो गया, ठीक है, इसका जो रासायनिक नाम है क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट। और उसके बाद है रासायनिक सूत्र NaHCO3। NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, NaHCO3। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, शीतल पेय में, सोडा वाटर में, तथा फ्रूट सॉल्ट बनाने में, आग बुझाने वाले यंत्रों में, पेट की अम्लता दूर करने में, ब्रेड व केक को स्पंजी बनाने में। तो कोई भी दो उपयोग आपने याद कर लेने हैं, मिनिमम दो ही उपयोग, मैक्सिमम दो उपयोग आते हैं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने पूरा अच्छे से रट लेना है। और यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन ही कितने टाइप से इसके पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, CaO Cl2 का प्रचलित नाम क्या है, उस पदार्थ का नाम है जो क्लोरीन के साथ क्रिया करके
व्यंजक चूर्ण बनाता है, व्यंजक चूर्ण बनाने में प्रयुक्त रासायनिक समीकरण लिखना है। तो पूरे ये तीनों चार क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, सिंपल सिर्फ आंसर पर चलते हैं हम यहाँ से सीधे। देखो यहाँ पे आ जाता है CaO Cl2 यौगिक का जो प्रचलित नाम है व्यंजक चूर्ण है, एक नंबर का ये हो गया। फिर बुझे हुए चूने से ये करता है, बुझे हुए चूने से क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर व्यंजक चूर्ण बनाता है। बुझे हुए चूने का सूत्र याद कर लो, CaOH का होल ट्वाइस, क्लोरीन का आपका सिंपल क्या है, Cl2 हो जाएगा। और इसकी जो अभिक्रिया है वो यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हैं, बुझा हुआ चूना हो गया, CaOH का होल ट्वाइस प्लस क्लोरीन हो गया आपका Cl2, और आपका क्या बनेगा, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं इसको, CaOCl2 प्लस H2 हो गया। क्लियर है। अगला है इसके दो उपयोग बताने हैं, यानी व्यंजक चूर्ण कहाँ इस्तेमाल किया जाता है वो आपको बताना है। पहला है पीने के जो पानी होता है, पीने वाला पानी जो होता है उसको रोगाणु रहित करने के लिए। आपने देखा होगा कि कई जगह पर आपने पानी में गोलियां डालते हुए देखा होगा किसी को, तो वो क्या होता है, उसमें CaO Cl2 की गोलियां डाली जाती हैं। दूसरा है रासायनिक उद्योगों में उपचायक के रूप में। उपचायक मैं आपको चैप्टर फर्स्ट में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो उपचायक क्या होता है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है शुष्क बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र लिखना है। शुष्क बुझा हुआ चूना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, बाजार से आपने चूना खरीदा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CO कैल्शियम ऑक्साइड, उसमें आप घर पे आके क्या मिला देते हैं, पानी, बन क्या जाता है वो आपका शुष्क बुझा हुआ चूना बन जाता है, CaOH का होल ट्वाइस। और बोला है क्लोरीन के साथ इसकी अभिक्रिया कराने पर रासायनिक समीकरण देना है। तो अभी हमने ये वाला क्वेश्चन ऊपर भी देखा, यहाँ पे आप ये वाला जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था वही सेम यहाँ पे। तो बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन से कराने पर आपका क्या बनता है, व्यंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को, क्लियर है। और फिर उसके व्यंजक चूर्ण के दो उपयोग पूछे हैं, वो आप यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूरी जानकारी। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र देखो, ये हम पहले सीख चुके हैं, जो आपने ऑब्जेक्टिव टाइप और छोटे अति लघु क्वेश्चन देखे उसमें भी। और इसका जो रासायनिक नाम है वो यहाँ पे नया देखने को मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो ये आपने जरूर याद कर लेना है, क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और जब हम जल के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या होता है, जिप्सम में बदल जाता है। देखो CSO4 डॉट हाफ H2O की अभिक्रिया हमने किसके साथ कराई, पानी के साथ, तो ये आपकी क्या बन गई, 2 बाल्टी पानी के साथ जिप्सम बन गया। क्लियर है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है वो देख लेते हैं। पहला जो है डॉक्टर टूटी हड्डियों में, टूटियों को जोड़ने में इसका उपयोग करते हैं, पहला जो हो गया उपयोग। दूसरा है खिलौने, सजावट का सामान तथा मूर्तियों के ढांचे बनाने में। तो दोनों उपयोग आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। फिर अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। यही जो क्वेश्चन आपने ऊपर देखा वही सेम आपका क्वेश्चन नीचे आ चुका है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी वही सेम आंसर हो जाएगा। और अगर हम क्या करते हैं, जिप्सम, अब यहाँ पे बोला है जिप्सम से आप प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे, तो सिंपल आपने क्या करना है, जब आप जिप्सम को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब आपको, आपने क्या डाला था प्लास्टर ऑफ पेरिस में, डाला था पानी, है ना, 1.5 बाल्टी ज्यादा पानी डाली थी उसके, तभी तो हमें क्या बना, जिप्सम मिला। जब आप पानी को गर्म करोगे तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, वापस प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो सिंपल देखो, जब हम 373 केल्विन पर जिप्सम को गर्म करते हैं तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस निकल जाता है, और जो ये आपकी 1.5 बाल्टी पानी आई, ठीक है, 3/2 जो पानी है वो बाहर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपने जितने ऊपर क्वेश्चन देखे सारे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन जो है आपके समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शायद जितने आपके इस चैप्टर में क्वेश्चन थे सारे हो चुके हैं क्लियर। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बचा होगा तो देख देख लेता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, है ना, ताकि कोई क्वेश्चन आपका छूट ना गया हो। तो जरा मैं बैक ले लेता हूँ। तो बच्चों इतने ही क्वेश्चन थे आपके इस चैप्टर में। इसको जरा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो बच्चों ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर सारे क्वेश्चन मैंने आपको जितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके चैप्टर सेकंड के, ठीक है, चैप्टर सेकंड मैंने आपको पहले बता दिया, आम्ल क्षार एवं लवण, ये सारे हो चुके हैं कंप्लीट बच्चों। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा है जो समझ में ना आया हो तो जरूर बच्चों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो आपके इस सेकंड चैप्टर से रिलेटेड, तो बच्चों कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए खुला है, एनी टाइम आप कमेंट करेंगे तो आपको इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए। किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो जरूर बच्चों आप बता सकते हैं कि सर ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है,
तो बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छे से तैयारी कीजिए। कहीं पे कोई भी डाउट होता है छोटा से छोटा, तो आपने सिर्फ कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक बता देना है या फिर क्वेश्चन बता देना है, तो मैं आपको उसको सॉल्यूशन बहुत अच्छे वे में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, बाकी जो चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। और आपको सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बाकी जब आपका एग्जाम टाइम होगा उस समय भी मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ही वीडियो दूंगा, और उसमें आपके सारे पेपर्स मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराने वाला हूँ। तो बने रहिए चैनल के साथ, और आप अपना प्यार हमेशा मेरे को देते रहेंगे तो मैं भी आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। जहां आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी इन फ्यूचर किसी भी सब्जेक्ट में या कहीं पर भी, हमेशा आपके साथ खड़े रहूंगा। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि वो भी चैप्टर वाइज सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी से प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 में। तो तब तक आप सभी से लेते हैं अलविदा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।